और अब बात सबका हिसाब होगा में उस महायुद्ध की जिसकी चिंगारी अब सुलग चुकी है। मिडिल ईस्ट में एक ऐसा बारूद फटने वाला है जिसकी गूंज वॉशिंगटन तक सुनाई देगी। ईरान ने सीधे अमेरिका की आंखों में आंखें डाल करके ललकार लगाई है। ईरान के दिग्गज नेता बी गालिबाफ ने ऐलान कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का असली मालिक सिर्फ और सिर्फ ईरान है। ईरान को अमेरिका पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है और अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते पर अब महायुद्ध के नगाड़े बज रहे हैं। ईरान ने साफ कर दिया है कि अब वो अमेरिका की दादागिरी बर्दाश्त नहीं करेगा और ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बी गालिबाफ ने खुलेआम सुपर पावर अमेरिका को चुनौती दे दी है। बी गालिबाफ का दावा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर सिर्फ ईरान का हक है और अमेरिका को इस इलाके से बोरिया बिस्तर समेट करके निकल जाना चाहिए। यही नहीं रुके बी गालिबाफ, उन्होंने आगे ये कहा कि सीधे शब्दों में हमें अमेरिका पर कोई भरोसा नहीं है। जो देश समझौतों को पैरों तले रौंदता है उससे बातचीत का वक्त खत्म हो चुका है। अब हिसाब सीधे समंदर में होगा। अब आपको यह भी सुनाते हूं कि आखिरकार बी गालिबाफ की तरफ से क्या कुछ कहा गया। قوانین بین‌المللی رو به طور دقیق اجرا میکنه. یعنی این رو بدونن، این رو تبدیل به ضد خودش کسی تبدیل نکنه. با رعایت همه قوانین بین‌المللی اینجا با ترتیبات ایرانی که در همین بند 5 هم در حقیقت اومده. البته الان همینطور که در لبنان در جای دیگه ممکنه مشکلاتی باشه، در همین تنگه هرمز مشکلاتی است دیگه. دیدید که بعضی شبا زد و خوردم میشد. اونجا یک توافق کردیم که یک هماهنگی باشه، یه خط تلفنی باشه، یه مرکزی که هر ابهامی وجود داره، حرفی هست، با اون مرکز تماس بگیرن تو این دوره 30 روزه. लेकिन आखिरकार बी गालिबाफ की इस ललकार से अमेरिका में हड़कंप क्यों है? तो जरा समझिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की वो नस है जिसे अगर ईरान ने दबा दिया तो पूरी दुनिया में तेल के लिए हाहाकार मच जाएगा, जो कि वो पिछले दिनों कर चुका है। और दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से होकर के गुजरता है। अगर ईरान ने इसे ब्लॉक किया तो ग्लोबल इकोनॉमी घुटनों पर आ जाएगी। ईरान अब वैसे भी बहुत ज्यादा बातचीत के मूड में नजर नहीं आ रहा है और गालिबाफ का यह बयान इस बात का सबूत है कि ईरान आर पार की लड़ाई के लिए पूरे तरीके से तैयार है। अमेरिका के प्रतिबंध, उनकी धमकियों का जवाब अब ईरान अपनी मिसाइलों और नेवी की ताकत से देने के लिए तैयार है। गालिबाफ ने एक बात और बताई कि जब ये बातचीत चल रही थी, वार्ता चल रही थी, तो उस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक सोशल मीडिया पोस्ट था जिसमें ईरान को उसके प्रॉक्सी ग्रुप से, खास तौर पर लेबनान में जो प्रॉक्सी है उन्हें सपोर्ट ना करने की धमकी दी गई। ईरान की कोशिश से वो पोस्ट 1 घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने बदल दिया और उन्हें अपनी बात से हटना पड़ा डोनाल्ड ट्रंप को। और ये ईरान की कूटनीति का, उसकी ताकत का सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर के बड़ा दावा किया। ट्रंप के अनुसार कड़े रुख और दबाव के बाद आखिरकार ईरान अपने संवेदनशील परमाणु ठिकानों की जो अंतर्राष्ट्रीय जांच कराना है उसके लिए तैयार हो गया है। यह हालांकि ट्रंप और जेडी वेंस ने कहा, लेकिन इसके लिए भी ईरान ने साफ इनकार कर दिया। ट्रंप ने इसे अपनी नीतियों की एक बड़ी जीत के रूप में पेश करने की कोशिश की और ईरान ने तुरंत इस दावे को हमेशा की तरह खारिज करते हुए कहा कि परमाणु मुद्दे पर ऐसी कोई नई सहमति नहीं बनी है। हम आज इस शो में अपने मेहमान से समझेंगे कि ईरान की इस खुली ललकार पर व्हाइट हाउस से आखिरकार क्या जवाब आता है। लेकिन उसके पहले मैं आपको यह समझाती हूं कि ईरान अमेरिका के बीच में विवाद सुलझाने के लिए जो 4 कमेटियां बनी हैं, आखिरकार वो कौन कौन सी हैं। तो विवाद सुलझाने के लिए जो 4 कमेटी बनी है, हाई लेवल कमेटी, वो पूरी वार्ता की राजनीतिक निगरानी, मध्यस्थता प्रयासों का समन्वय करने वाली है और 60 दिनों में अंतिम समझौते का लक्ष्य इनका। दूसरी जो कमेटी है उसका नाम है वर्किंग ग्रुप। ये परमाणु ऊर्जा, अर्थव्यवस्था, प्रतिबंध विशेषज्ञ इसमें शामिल है। तकनीकी मुद्दों पर सहमति से तैयार मसौदे बना करके ये हाई लेवल कमेटी को भेजेगा। 1 नंबर। सेकेंड वाले का काम होगा कि पहले वाले को वो रिपोर्ट करे। तीसरे नंबर पर है मॉनिटरिंग एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ग्रुप। ये समझौते के पालन की निगरानी, दोनों देशों के विवाद सुलझाने की जिम्मेदारी इनके हिस्से आएगी। चौथे नंबर पर आएगा डी कॉन्फ्लिक्शन एंड रिस्क
रिडक्शन सेल। ये सैन्य तनाव को कम करने पर फोकस करेगा और संघर्ष विराम बनाए रखने में मदद भी निभाएगा। इसके अलावा हॉर्मुज खाड़ी के लिए हॉटलाइन स्थापित करेगा। तो अब आपको यह भी बताती हूं कि कभी सख्त कभी नरम, क्या चाहते हैं आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप। तो ट्रंप का पहला बयान ये कि यूरेनियम मुद्दे पर ईरान ईमानदार है और बातचीत और समझौते के संकेत उसकी तरफ से मिल रहे हैं। ट्रंप का दूसरा बयान ये आया कि हर संकट का समाधान करूंगा। कूटनीति और संवाद पर उन्होंने इस दौरान जोर भी दे दिया। ट्रंप का तीसरा बयान आया कि ईरान नहीं माना तो एक्शन तय है और सैन्य दबाव और सख्त चेतावनी की भी धमकी उन्होंने दे दी। अब भी गालिबाफ भी कहां पीछे हटने वाले हैं। वो भी हॉर्मुज को लेकर के लगातार धमका रहे हैं अमेरिका को और कह रहे हैं कि धमकी के साय में कोई बातचीत नहीं होगी और बयानों का नहीं, एक्शन का महत्व होता है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को सीधे करारा जवाब दिया कि युद्ध से पहले की तरह अब हॉर्मुज की स्थिति नहीं होने वाली। अगर अमेरिका दुनिया भर में यह झूठ फैला रहा है तो ईरान इसे साफ कर दे। ईरान ही हॉर्मुज का प्रबंधन करेगा। हॉर्मुज के लिए टेलीफोन हॉटलाइन वो बनाएगा और अगर इसका उल्लंघन हुआ तो ईरान इसका करारा जवाब भी देगा। तो अमेरिका जो बयान देता है उसकी विश्वसनीयता पर वैसे ही सवालिया निशान लगे हुए हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप 60 दिनों में 41 बार ये कह चुके हैं कि युद्ध समाप्त हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे तमाम बयान दिए हैं जिसकी वजह से उनकी विश्वसनीयता पर कई सवाल खड़े हुए। लेकिन अब जो ईरान कह रहा है कि हॉर्मुज पर हमारा दबदबा था और नहीं भी था तो अब है और हमेशा के लिए रहेगा। अब इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे आपका परिचय करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट देखिए। गालिबाफ की ललकार, हॉर्मुज पर ईरान का अधिकार। वॉशिंगटन का भरोसा टूटा, गालिबाफ का गुस्सा फूटा। खलीफा का सी प्लान, अमेरिका पर भारी ईरान। ट्रंप की हर चाल बेकार, गालिबाफ को नहीं रहा विश्वास। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका को सीधी चुनौती देकर के तेहरान ने महायुद्ध की उल्टी गिनती शुरू कर दी है? इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल संजीव सिरोही, कर्नल सुशील पठानिया, दामोदर सिंह, असलम रिजवी, ईरान मामलों के जानकार हैं। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं कर्नल आप ही का रुख करना चाहूंगी, संजीव सिरोही सर, कि ये आखिरकार स्थिति क्या बनी हुई है, क्या कहना चाह रहा है अमेरिका? अब तो MOU पर साइन भी हो गए हैं, तो अमेरिका क्यों बयान दे रहा है? फिर ईरान को भी उसके ऊपर पलटवार करना होता है। देखिए मीनाक्षी जी, सबसे पहले जो है जय हिंद आपका, आपने अपने चैनल पे मुझे आमंत्रित किया। देखिए, जहां तक सवाल है डोनाल्ड ट्रंप साहब का, अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब चाहते हैं कि ये डील थ्रू हो जाए और 60 दिन में कोई ना कोई फैसला हो जाए, शांति स्थापित हो जाए, तो उनको अपना मुंह बंद रखना चाहिए। उनको थोड़ा रिस्ट्रेंट रखना चाहिए अपनी स्टेटमेंट देने में। और स्टेटमेंट देते हैं वो भी झूठी देते हैं, जिसका जो है ईरान एकदम उसका खंडन करता है। इन्होंने कहा कि जो ईरान मान गया है कि उनके न्यूक्लियर जो साइट्स है उनका इंस्पेक्शन कराने के लिए, जबकि ईरान ने साफ मना कर दिया, हमने कोई इस चीज के लिए कोई हमारी जानकारी नहीं है, ना हमने इसके लिए कोई माना है। नंबर दूसरा, उन्होंने कहा जो फ्रोजन एसेट्स है इनको जो हम अनफ्रीज करेंगे, जो पैसा रिलीज होगा उससे जो है ईरान अमेरिका के जो एग्रीकल्चर गुड्स है या मेडिसिन है उनको खरीदेगा। उसका भी उन्होंने खंडन कर दिया कि ये ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अच्छी तरीके से खोल दिया जाएगा और उस पर जो है किसी का हक नहीं होगा। ईरान ने उसका भी खंडन किया है कि जो 27 फरवरी वाली जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की जो स्टेटस था वो कभी दोबारा लौट के नहीं आएगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जो है ईरान कंट्रोल करेगा, हो सकता है जॉइंटली ओमान के साथ करे, और जो भी कमर्शियल शिप्स वहां से गुजरेंगे उनको जो है कोई ना कोई सर्विस टैक्स बोलो, टोल बोलो, जो भी आप शक्ल उसका नाम दे सकते हैं, वो दिया जाएगा। उसके बाद जो है लेबनान का जो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ, इसमें इजराइल का जो इंटरेस्ट है उसका ध्यान नहीं रखा गया। तो मेरा ये मानना है कई चीजें ऐसी हैं जो कि ऑलरेडी सही दिशा में जा रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब उसकी दिशा और दशा बदलने वाले हैं
और जिसकी वजह से रोजाना ये लगता है कि डील हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो मेरा ये मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को रिस्ट्रेंट रखना चाहिए, अपनी जो है स्टेटमेंट्स को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। उस पे जो है सोशल मीडिया पर जो लड़ाई नहीं लड़ी जाती या जो है नेगोशिएशन सोशल मीडिया से नहीं की जाती, नेगोशिएशन आमने सामने बैठ के की जाती है। और जो बातचीत होती है उसको बारे में बाहर बताने की जरूरत नहीं है जब तक पूरा फैसला ना हो जाए। जी बिल्कुल, लेकिन हमें ज़रा ये भी देखना होगा कर्नल पठानिया कि ये जो शेर पर सवा शेर है, अब ये एमओयू की बात कुछ ज़्यादा ही बनते जा रहे हैं। अगर शांति आनी है, एमओयू साइन कर लिया है तो उसे लागू भी करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप तो कह चुके हैं कि लागू नहीं किया तो हम सैन्य कार्रवाई करेंगे। देखिए मीनाक्षी जी, जो सिचुएशन है, देखिए शेर पर सवा शेर या जो भी ये क्लिशेस बने हुए हैं, वी हैव टू सी द ग्राउंड रियलिटी। ग्राउंड रियलिटी इस समय क्या है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है एमओयू, वो साइन हो चुका है। उसके अंदर 13-14 चीजें हैं। अभी उसको ईरान ने भी साइन किया है। उसके बाद आप देखेंगे डेली बेसिस पे क्लेम किए जाते हैं, ईरान उसका काउंटर क्लेम दे देता है। तो ये एक किस्म का मजाक बन के रह गया है, इसमें एक सीरियसनेस मेरे को कहीं नजर नहीं आ रही। नाउ व्हेन आई से अबाउट द ग्राउंड रियलिटीज, इस समय जो ग्राउंड रियलिटीज है वो क्या है? हॉर्मज़ स्ट्रेट जो है, ईरान ने उसको दोबारा बंद कर दिया है। नेवल ब्लॉकेज जो है गल्फ ऑफ ओमान में लगा हुआ है। ईरान के अंदर ना शिप जा रहे हैं ना आ रहे हैं। जहां तक इजराइल का सवाल है, वो लगातार लेबनान पे हमले करते जा रहा है। तो क्या ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है? और इसकी जो विंडो उन्होंने रखी हुई है 60 डेज रखी हुई है, 4 ग्रुप बनाए हुए हैं। और इशू क्या है? मेन इशू देखिए, जहां तक यूएसए का सवाल है, वो कम से कम 3 अगर वो कंसेशन इससे ड्रॉ नहीं कर पाता है। सबसे पहली है कि ईरान जो है अपना न्यूक्लियर परसूट जो है उसको बंद करेगा। एनरिच यूरेनियम जो है उसके पास 60% एनरिच यूरेनियम, उसको डाइल्यूट करेगा और हॉर्मज़ स्ट्रेट को ओपन करेगा। अगर ये 3 चीजें यूएसए ईरान से नहीं बना पाता है तो आप ये मान के चलिए कि ईरान हैज एमर्ज एज ए विक्टोरियस नेशन। उसके बाद जो बाकी वाले इश्यूज हैं वो टैकल की जा सकते हैं। देखिए, ग्रुप तभी काम कर पाते हैं अगर दोनों देशों के जो लीडर हैं उनके बीच में ट्रस्ट पैदा हो गया है। उसके बाद कॉन्फिडेंस बिल्डिंग्स मेजर आस्ते आस्ते लिए जाएंगे, लेकिन यहां तो शुरुआत ही नहीं हो रही है। तो आई डाउट इट कि ये जो 60 दिन का इन्होंने रखा हुआ है विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी और वट एवर टू सॉर्ट आउट द थिंग्स, दिस विल बी फेलिंग, और ऑलरेडी फेल हो चुका है। क्योंकि अगर हम देखें, इजराइल ने लेबनान पे अपने हमले बंद नहीं किए हुए हैं। तो दिस इज ऑल फसाड विच इज गोइंग ऑन। और इसके अंदर जो यूएसए है वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, प्रोपोगंडा और डिसेप्शन टेक्निक, दोनों देश ये ट्राई कर रहे हैं। और ये होता है युद्धों के अंदर। अभी दूसरी तरफ आप देखिए, सैन्य शक्ति की अगर हम बात करते हैं, ईरान की क्या रिटेलिएशन आएगा? वो हॉर्मज़ स्ट्रेट पहले भी बंद कर चुका है, और जो गल्फ कंट्रीज है उन पे पहले भी वो अपनी वो अटैक कर चुका है। इससे ज्यादा ईरान कुछ कर ही नहीं सकता है। लेकिन जहां तक यूएसए का सवाल है, यूएसए ने अपनी पूरी जो माइट है, मिलिट्री माइट की मैं बात कर रहा हूं, दैट दे हैव नॉट यूज्ड। अगर वो खार्क जो आइलैंड है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इनके रेलवे ब्रिजेस, इनके जो वाटर प्लांट्स हैं, इनके जो रेलवे ट्रैक्स हैं, रोड ब्रिजेस, सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो ईरान के पास लड़ने को क्या रहेगा? और इस समय पिछले 3 महीने से या पिछले 2 महीने से जब से ये नेवल ब्लॉकेड लगा है, उनको राशन कहां से मिल रहा है, मेडिसिन कहां से मिल रही है, एसेंशियल आइटम्स कहां से मिल रही है, बच्चों की एजुकेशन सफर हो रही है, लोगों में डिसेंट, जैसे जैसे ये युद्ध लंबा होता जाएगा, इंटरनल डिसेंट जो है ईरान के लोगों के अंदर बढ़ता जाएगा। और ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, आई अप्रिशिएट ईरान एज ए नेशन, दे हैव फॉट वेल, बट वन हैज टू बी प्रैग्मेटिक। बिल्कुल, लेकिन आपको प्रैक्टिकल चीजें भी तो अभी देखनी जो पड़ेंगी अगर हम ना। बात करें कि दामोदर जी, पहले जो स्थिति बनी हुई थी हॉर्मुज में, फ्री था, इंटरनेशनल वे था, लेकिन अब ईरान का वे हो गया है। ईरान सीधे सीधे ये कह रहा है कि जो स्थिति पहले थी वो तो नहीं होने वाली है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ईरान को पता है कि अब नस कहां दबानी, और उसने वही करना शुरू कर दिया। मीनाक्षी, देखिए, ईरान ने बहुत भारी कीमत चुकाई और बहुत ज्यादा नुकसान झेला इस लड़ाई में। कहीं ना कहीं ये बात भी सही कि अमेरिका को भी इतने कम समय में किसी और लड़ाई में नुकसान नहीं हुआ वियतनाम के अलावा।
तो वो जो लड़ाई की भरपाई है, जो उसका नुकसान हुआ, उसकी भरपाई करने के लिए उसे कुछ ना कुछ तो करना है। और सीधी बात है, हॉर्मुज़ में टोल लगाना उसके लिए सबसे आसान रास्ता है। जैसा कि अभी कर्नल पठानिया ने बताया, ये बात बिल्कुल सही है कि ईरान के पास रिटेलिएट करने के लिए बहुत कुछ नहीं, सिर्फ मिसाइल्स के अलावा, और उसके जो सस्ते ड्रोन है शाहिद है, उनका जो वर्जन आ रहा है लेटेस्ट। ईरान कभी एयर स्ट्राइक अमेरिका पे नहीं कर सकता, लेकिन एक बात ये भी सच है कि उसने मिडिल ईस्ट पे जो अमेरिका की कमजोर नस थी, जितने बेसेस थे, उन पे अटैक करके उसको मजबूर जरूर किया इस बात के लिए कि समझौता आपको करना है। और अगर हार जीत के नजरिए से देखें तो मैं ये जरूर कहूंगा कि ईरान बेशक जीता नहीं हो, लेकिन अमेरिका के सामने उसकी क्लियर कोई हार भी नजर नहीं आती बहुत ज्यादा। समझौते की टेबल पे ईरान आया जरूर है, लेकिन अमेरिका नहीं, अपनी शर्तों पे। अमेरिका को उसने हर जगह परेशान किया, हर उस जगह पे। आप देखें लास्ट में समझौते की जब बात चल रही थी, तब भी उसने अमेरिकन चोपर को उसने स्टेट ऑफ होमरूज में ही गिराया। तो अमेरिका को इस बात का भय हमेशा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि अमेरिका ईरान के दबाव में आके समझौता करे, लेकिन मजबूरी है, इतना खर्चीला ये युद्ध होता जा रहा है कि अमेरिका को अब आगे इसके लिए फाइनेंस, बजट, कांग्रेस से अप्रूवल मिलना, वो सब कुछ भी चैलेंजिंग लग रहा था डोनाल्ड ट्रंप को। तो ऐसी हालत में ईरान का जो होमरूज पे टोल टैक्स, या कहना कि ये वापस उस परिस्थिति में नहीं आएगा, मुझे लगता है कि जस्टिफाइड होता है ईरान के नजरिए से। बाकी मुल्कों के लिए परेशानी का सबब हो सकता है, तेल महंगा हो सकता है, लेकिन ईरान जितना उसने इस लड़ाई में मार खाई है, जितना उसका लॉसेज हुआ है, इस होमरूज से उसे रिकवर जरूर करना है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के बदलते गए। जब उन्होंने रिजीम चेंज की बात की थी तो समझ आता है, चलिए ठीक है, आप रिजीम चेंज कर रहे हैं, आपकी बात नहीं सुन रहे, आपके पास माइट है, आप कर सकते हैं, माइट इज ऑलवेज राइट, लड़ाई में कोई गलत सही नहीं दे, आप कर रहे थे। फिर आप आते हैं कि नहीं, अब यहाँ पे सत्ता परिवर्तन, उनकी जनता को एक बार आपने एक दौर आया जब आपने सोशल मीडिया का सहारा लिया, आपने बहुत सारा कैंपेन चलाया कि अब ईरान की जनता खुद इनको उखाड़ फेंके, आप उस पर भी फेल हो जाते हैं। फिर कहते हैं नहीं, वहां पे हमें लोकतंत्र स्थापित करना है। आखिरकार कर क्या रहे थे आप? अफगानिस्तान में भी लोकतंत्र स्थापित करने आए थे, और लास्ट में जो आपने किया वो सब पूरी दुनिया ने देखा। ऐसे कई मुल्कों को आपने तबाह किया अपने लोकतंत्र स्थापित करने के एजेंडे के अंतर्गत। अमेरिका की ये हिस्ट्री आप उठाकर देख लें तो। अब ईरान में इतना लॉस होने के बाद, जब ईरान को इन्होंने ये तक कह दिया कि जो आपको फंड देना है वो हम डायरेक्ट नहीं देंगे, आपको हमारे किसानों से उसके बदले अन्न खरीदना है, और फायदा उसमें हम अमेरिका का ही देखेंगे। बहुत क्लियर स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप का। तो ऐसी स्थिति में ईरान को अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए और अपना दबदबा, सीधी सी बात है, उसे ओमान की सुननी नहीं है, और ना ओमान कुछ कर सकता है ईरान का। चाहे कितना भी ईरान कमजोर हो जाए, आईआरजीसी वहां पे मजबूत है। ईरान की बेशक सरकार और सेना थोड़ी कमजोर पड़े, पर आईआरजीसी झुकने वाली नहीं है। और ये यूं कहें कि ईरान का टोल टैक्स नहीं होगा, या ईरान इस पे टैक्सेस नहीं लगाएगा या मैनेज करेगा, आईआरजीसी मैनेज करेगी। तो क्लियर मतभेद जो है वो सामने नजर आते हैं कहीं ना कहीं। अगर आप देखें कि आईआरजीसी ने भी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि हमने होम रूल्स को ब्लॉक किया हुआ है। द सेम टाइम ईरान की जो मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर है, उसने स्टेटमेंट दिया, नहीं, होम रूल वॉच स्टॉक पे है हमारी, बट ब्लॉक नहीं है। तो ये जो मतभेद है, इससे पता लगता है साफ साफ कि कहीं ना कहीं आईआरजीसी जो है वो अपनी चला रही है। गवर्नमेंट चाहती है कि समझौता हो जाए, पर आईआरजीसी नहीं चाहती कि समझौता इस तरह से हो कि ईरान की हार दुनिया को प्रतीत हो। उस चक्कर से ईरान की जो आईआरजीसी है वो होम रूल्स को पक्का नियंत्रण में रखेगी। उसने कहीं ना कहीं इस चीज के लिए सरकार को भी सहमत किया कि होमरूज को हम पहले की तरह नहीं खोलेंगे, हमारा उस पर नियंत्रण होना चाहिए। और होने के तो साथ साथ अमेरिका हमें उससे क्यों अपनी मान जो रहा है? लेकिन असलम रिजवी जी, आपने ठीक है, ईरान ने ये कह दिया कि हम यहाँ से जो भी टैक्स वसूलेंगे, जो भी हम पैसा वसूलेंगे, टैक्स का भी उसे नाम नहीं देना है, हम उसका उपयोग करेंगे अपने आप को रीबिल्ड करने में। लेकिन दुनिया भर इसकी कीमत आखिरकार क्यों चुकाते फिरेगी? जी मीनाक्षी जी, नमस्कार। दुनिया ने ये देखा है कि ईरान पर अमेरिका ने बगैर किसी उज़्र के, बगैर किसी बहाने के 28 फरवरी को हमला करके ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनाई को शहीद किया, और उनके साथ 40 जो कमांडर थे उनको भी शहीद किया। दुनिया ने ये भी देखा कि 47 ईयर्स जो है ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा, और दुनिया ने ये भी देखा, आपने दुनिया की बात की है तो मैं ये बता रहा हूँ कि 47 ईयर्स सैंक्शन लगा, लेकिन दुनिया खामोश रही। उसके बाद 8 साल ईरान के ऊपर जंग थोपी गई। इराक, सद्दाम हुसैन ने ईरान के ऊपर हमला किया, उसमें अमेरिका ने खुलकर सद्दाम का और इराक का साथ दिया, दुनिया साथ में नहीं आई। अब ले देकर ईरान के सामने एक ही ऑप्शन बच रहा था कि कोई हमारा साथ तो नहीं दे रहा है। एक दुखती रग है जिसे आप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कहते हैं। ये ईरान के लिए एक ऐसा वेपन है
कि जिसके जरिए से वो अमेरिका को घुटने पर ला चुका है। जैसा कि हमारे जो मोहतरम पैनलिस्ट हैं, सब ने ये बात कही कि इस वक्त अपर हैंड तकरीबन ईरान के पास है और ईरान ने इसी हुर्मुज के जरिए से अमेरिका को बिल्कुल से जिसे कहा जाए कि तस्लीम करने पे मजबूर कर दिया है। वो ईरान की बात क्यों मान रहा है? 14 जो करारदाद ईरान ने पेश की थी, जो प्रस्ताव ईरान ने जो पेश किया था, अमेरिका ने उसे माना है। किस बेस पे माना है? सिर्फ जो है मीनाक्षी जी, एक हुर्मुज की वजह से। अगर ईरान के पास हुर्मुज ना होता तो आज ईरान को अमेरिका तबाह बर्बाद कर देता। मैं एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं, आपके पैनलिस्ट बहुत अच्छे से आज बात कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इन तमाम पैनलिस्ट को दिल की गहराई से सैल्यूट करता हूं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं आप लोग की खिदमत में कि आप देखिए कि ईरान पर कितना जुल्म हुआ है, ईरान के साथ क्या क्या अन्याय नहीं हुआ। आप यूं समझिए कि जो काम ईरान के साथ किया गया है, वही काम जो है अगर अमेरिका के साथ होता तो दुनिया क्या कहती। फॉर एग्जाम्पल, व्हाइट हाउस के ऊपर क्यूबा से जो है हमला होता, वो ईरान ही हमला करता, और वहाँ का जो मेन शख्स था, जो रईस जो राष्ट्रपति है, अगर उसको ईरान मार देता तो दुनिया क्या कहती। आज ईरान को किस किस लफ्ज से याद करती। लेकिन आप ये देखिए कि इतना कुछ होने के बाद भी ईरान के सुप्रीम लीडर को मारा गया और दुनिया खामोश रही। तो अब जरूरी यह है, ईरान के हिसाब से, मैं ईरान का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, लेकिन जो वहां का नजरिया है ईरानियों का, वो ये है कि दुनिया हमारे जुल्म को देखकर खामोश रही है, तो अब उसको भी कुछ सहना चाहिए। और उसके लिए ईरान के पास सबसे बेहतरीन माध्यम, जो जरिया है दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए, उसे स्टेट ऑफ हुर्मुज कहा जाता है। मैडम, ठीक है, पूरी दुनिया युद्ध में रहती है, लेकिन पूरी दुनिया उसकी कहीं ना कहीं भरपाई भी करती होती है। कर्नल संजीव सिरोही, अब 1.25 अरब बैरल तेल गायब हुआ है, जो कि मार्केट तक पहुंचा नहीं है। वो इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि हॉर्मुज बंद था, कई वक्त हॉर्मुज से स्थितियां नहीं रही हैं, तो दुनिया तो तब भी पे करने वाली है बढ़े हुए दामों को लेकर के। अब दुनिया को यहाँ पर भी पे करना होगा। तो हॉर्मुज को लेकर के बाकी लोगों ने तो कोई गलती नहीं की, ठीक है। ईरान के पास एक ही मुद्दा है कि वो हॉर्मुज पर ही अपनी दबदबापन दिखा सकता है, अपनी दादागिरी वहां से दिखा सकता है। लेकिन अमेरिका ने भी तो कहीं ना कहीं उस स्थिति के लिए मजबूर किया ईरान को। बिल्कुल मीनाक्षी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, अगर आप पिछले साल जब इजराइल ने हमला किया था और उसके बाद अमेरिका ने भी हमला किया था, बातचीत के 5 बातचीत का दौर खत्म हो गया था, छठी बातचीत होनी थी, और छठी बातचीत से पहले ही इजराइल ने जो है ईरान के ऊपर हमला कर दिया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला किया, लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यूनिलैटरल सीज फायर कर दी। इस बार भी दोनों देशों के बीच में जेनेवा में बातचीत हो रही थी, 26 फरवरी तक बातचीत चल रही थी। 27 फरवरी को जो है कतर के जो ओमान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, उनको जेडी वैंस से मिलना था। तो ईरान ने सब बातें जो ईरान अमेरिका चाहता था, तकरीबन सब बातों पे ईरान ने सहमति कर दी थी और जो है बातचीत होनी थी। लेकिन 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। 27 फरवरी को स्टेट ऑफ हॉर्मुज बिल्कुल खुली हुई थी, कोई भी देश अपने जहाजों को वहां से ले जा सकता था, ला सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी, वर्ल्ड में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये हमला करके जो है ईरान को ये दिखा दिया कि, बल्कि ईरान को ये चेतना हुई कि ये चीज हमारे पास ऐसी है जिससे को हम वेपनाइज कर सकते हैं, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक न्यूक्लियर वेपन की तरह जो है ईरान ने इस्तेमाल किया। उनके पास एक ये कार्ड है जो डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं आई हैव गॉट ऑल द कार्ड्स, तो उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्ड है, जो हुक्म का इक्का है, वो आज जो है ईरान के पास है, और वो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से इजराइल पे फर्क ज्यादा नहीं पड़ता, इजराइल के पास अपना तेल है या गैस है या वो आसपास से ले सकता है, लेकिन बाकी जितने दुनिया के देश है उनको स्टेट ऑफ हॉर्मुज से पता जो है फर्क पड़ता है। तो उसके लिए ईरान ने इसको, और मैं जो है अभी जो असलम रिजवी साहब कह रहे थे, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। 47 ईयर्स तक उनके ऊपर सैंक्शन लगाई, जिस देश को बोला कि तुम तेल नहीं खरीदोगे, उसमें भारत भी शामिल था, नहीं खरीदा। उसके बाद जो उनका जो सुप्रीम लीडर था उसको मार दिया, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन
जब अगर किसी को आप कॉर्नर कर दोगे, उसके पास कुछ नहीं बचेगा, तो फाइट बैक करेगा। तो ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं था फाइट बैक करने का, और उनके पास बेस्ट तरीका ये था, उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया और जो गल्फ कंट्रीज में अमेरिकन बेसिस थे उनके ऊपर हमला किया, जो कि एक नब्ज थी जिसको ईरान ने अच्छी तरह, वो मैं कहता हूं ईरान की जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत बढ़िया आले दर्जे की उन्होंने स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया और जितने मिलिट्री एसेट्स थे अमेरिकन के मिडिल ईस्ट में, उनके ऊपर जो हमला किया। ये जो बातचीत हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप साहब कोई जो ईरान के ऊपर एहसान नहीं कर रहे, डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद फंसे हुए। ठीक है, मिलिटरीली वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आप देखिए डोमेस्टिकली उनकी जो है पॉपुलैरिटी जो है कहाँ 52-53% होती थी, आज 34-35% पे उनकी पॉपुलैरिटी पहुंच गई है। उनकी ये पीस डील करनी उनकी मजबूरी है, लेकिन उनकी वो आदत से मजबूर है, इसलिए वो बार बार जो स्टेटमेंट देते हैं, उन्हीं के आदमियों को, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता कि वो जो सुबह बोल रहे वो ठीक था या जो दोपहर को बोल रहे वो ठीक था। तो मुझे लगता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है 27 फरवरी की स्टेज में कभी नहीं आएगा, और बाकी देशों को इस चीज के लिए रिकंसाइल करना पड़ेगा कि जो भी फीस जो है ईरान लेता है, चाहे आप उसको टोल फीस बोलो, सर्विस चार्ज बोलो, सिक्योरिटी फीस बोलो, जो भी बोलो, वो लेगा, और वो अपनी भरपाई जो इतना नुकसान किया है इजराइल ने और अमेरिका ने ईरान के ऊपर, तो उस नुकसान का कहीं से तो भरपाई करेगा। और जो 14 पॉइंट अगर आप देखें, अगर उन पॉइंटों पे सहमति होती है तो उन पॉइंटों को देख के साफ जाहिर होता है कि ईरान बेशक जीता ना हो, लेकिन ईरान हारा भी नहीं है। और जो असली मायने में देखा जाए तो कंसेशन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब की एडमिनिस्ट्रेशन कंसेशन दे रही है, सैंक्शंस भी हटाएंगे, फ्रोजन एसेट्स को अनफ्रीज करेंगे, उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन और रीडेवलपमेंट के लिए भी पैसे होंगे, तो ये सब चीजों से ऐसा लगता है कि जो है जीत आखिर में ईरान की हुई है, और जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब को मजबूरी में डील करनी पड़ रही है। हाँ। मीनाक्षी जी कर्नल पठानिया, लेकिन ये एक समझौते में, एमओयू में एक पॉइंट ये भी रखा गया था कि जब तक लेबनान के ऊपर हमले बंद नहीं हो जाएंगे तब तक हम एमओयू को लागू नहीं करने वाले। इजराइल मानने के लिए तैयार नहीं है, हिजबुल्लाह मानने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या ये एमओयू जो साइन कर लिया गया है वो कभी लागू भी हो पाएगा? देखिए, एमओयू जब शुरू हुआ था, दैट इज द फर्स्ट स्टेप टेकन टुवर्ड्स द फाइनल डील। फाइनल डील जो है वो 60 दिनों बाद होगी। अभी इन 60 दिनों के अंदर क्या क्या होता है, कुछ तो शुरू हो गया है, बिकॉज टू माई माइंड अगर इजराइल जो है लेबनान पे लगातार हमले किए जा रहा है विद अप्रूवल और विदाउट अप्रूवल ऑफ ट्रंप, वी डोंट नो। बिकॉज ये जो स्ट्रेटेजी बनती है, ये भी आप मान के चलिए कि नेतन्याहू की इतनी हिम्मत नहीं है कि ट्रंप के जो डिसीजन को वो चेंज कर सके। तो हो सकता है कि पीछे जो दुनिया को ये बता रहे हैं कि हम नेतन्याहू से बहुत नाराज हैं, और पीछे उसकी पीठ थपथपा रहे हो कि ठीक है तुम लगे रहो लेबनान में। देखिए, एक वॉर ऑफ एट्रिशन होता है इन ए वेरी वेरी ग्रेजुअल मैनर। अभी अगर हम हॉर्मज स्ट्रेट की बात करें, अमेरिका को उससे क्या फर्क पड़ रहा है? दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द ऑयल और गैस विच इज कमिंग आउट ऑफ द हॉर्मज स्ट्रेट। और ऑन द कंट्रेरी, ये तो अपने वेंजुला ऑयल और अपने ऑयल के साथ दे आर मेकिंग लॉट्स ऑफ मनी। दूसरी बड़ी बात यह है कि अमेरिका के ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है, और ट्रंप ने आगे कौन सा इलेक्शन लड़ना है कि उनकी पॉपुलैरिटी जो फिगर है वो गिरती जा रही है। तो ये दूसरी तरफ ये देखिए, जो हम बात करते हैं ना स्ट्रेटेजी की, ईरान, आई अप्रिशिएट दैट नेशन, वेरी ब्रेव नेशन, बट दे हैव टू बी रियलिस्टिक। शुरू से ही ईरान को ये पता था कि वो यूएसए और इजराइल को मिलिटरीली हरा नहीं सकते हैं। देयर स्ट्रेटेजी वाज टू मेक इट कॉस्टली फॉर यूएसए। अभी यूएसए का नुकसान कितना हुआ है? उनके कितने सोल्जर्स की डेथ हुई है? हार्डली एनी। दूसरा जो है, अगर हम बात करें उन्होंने जो नेवल ब्लॉकेट किया हुआ है वो कितनी देर सस्टेन करेगा? और जहां तक दुनिया का सवाल है, ये देखिए अभी यूक्रेन और रशिया का 4 साल से युद्ध चल रहा है ना। यूक्रेन के अंदर डिवास्टेशन है, तबाही है, वहां के लोग सफर कर रहे हैं। रशिया को उतना फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसमें किसने अंडरस्टैंड करना है कि भाई आई हैव ए लिमिट ऑफ फाइटिंग, और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है ईरान के पास दो चीजों के अलावा, जिसको स्ट्रेटेजिकल वेपन आप बोल दीजिए या जो भी, हॉर्मज स्टेट और गल्फ कंट्री और अमेरिकन बेसिस के ऊपर। अमेरिकन बेसिस तो अभी भी मिडिल ईस्ट में है, वहां से उन्होंने गायब थोड़ा कर ली है। देयर फोर्सेस आर स्टिल देयर।
वो कहीं अपने दूसरे ठिकाने पे चले गए होंगे। और ईरान की जो ताकत है, देखिए किसी भी लंबे वॉर के लिए आपके अंदर रिप्लेनिशमेंट की ताकत होनी चाहिए कि मेरे ड्रोन खत्म हो रहे हैं, मेरे मिसाइल्स खत्म हो रहे हैं, मेरे जो, अच्छा दूसरी तरफ हम देखें, नेवी की हम बात करें, एयरफोर्स की बात करें, वो तो डेसिमेट हो चुकी है। 70% हुई है, 75% हुई है, 80% हुई, वी ऑल नो इट। और अमेरिका ने, अब एज आई वाज टेलिंग अर्लियर, इन्होंने अपनी फुल माइट जो है, उनके पास ऑप्शन है। अमेरिका कैन टेक एस्केलेटरी मेजर्स एंड दे हैव ए मिलिट्री माइट फॉर दैट। ईरान के पास कुछ नहीं है, एक स्पिरिट के अलावा, एक ब्रेवोडो के अलावा। और सफर कौन कर रहा है? एक बड़ी अच्छी कहावत है कि व्हेन टू एलिफेंट फाइट्स द ग्रास गेट्स क्रश्ड। और ग्रास कौन है इस केस में? ईरान के जो लोग हैं, जो वहां के लोग सफर कर रहे हैं, इतने 110 से 11 दिन हो गए हैं, 111 दिन, तो उनकी सफरिंग का और कोई पता नहीं चल रहा है। वहां पे इंटरनल डिसेंट जो है वो जैसे जैसे उभर के सामने आ रहा है, वहां पे आयरन कर्टन एज फॉर द इंफॉर्मेशन इज कंसर्न, वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड। और पीछे मैंने सुना था कि जो हार्डलाइनर है, उन्होंने एक अपना डिमॉन्स्ट्रेशन किया था। तो ये जो हार्डलाइनर और जो गवर्नमेंट है, इसके बीच में कहीं ना कहीं जो तारतम्य होना चाहिए या सिनर्जी होनी चाहिए, वो इट अपीयर्स टू बी मिसिंग। तो हु इज टेकिंग द डिसीजन? ये मुश्तबा खामनेई है, उनका कहीं पता ही नहीं है कि कहां पर है, ना कहीं वो दिखते हैं। उनके स्टेटमेंट रिकॉर्डेड पहले आते थे, अभी वो भी आना बंद हो गए हैं। IRGC इज ए वेरी वेरी लूज ऑर्गेनाइजेशन, इट डजंट हैव ए सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल। ये प्रोविंस के ऊपर बेस है, इनको प्रोविंसेस की पावर है अपनी अपनी। और ऐसी लूज कोऑर्डिनेशन के साथ, और दूसरी बात यह है कि ईरान की इस समय जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जिसके अंदर उनकी IRG आती है, आर्मी आती है, नेवी आती है, एयरफोर्स आती है, उसको तो अभी तक किसी ने टच ही नहीं किया। और अमेरिका ने कभी भी ये ग्राउंड इन्वेजन नहीं करेगा अमेरिका। उनके पास इतनी ताकत है कि विदाउट ग्राउंड इन्वेजन, रिजीम चेंज को छोड़िए आप, एम इज कि उन्होंने अपने जो 3-4 मुद्दे लेके चले हुए हैं USA वाले, जो मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर वो हो जाते हैं तो इससे पूरी दुनिया को और वेस्ट एशिया को फायदा होगा। बाकी लेट्स सी हाउ लॉन्ग ईरान कैन सस्टेन दिस वॉर। लेकिन ये दामोदर जी, जरा दुनिया भी ये जानना चाहती है कि अगर MOU साइन हो गया, क्योंकि हर कोई यही सुन रहा है MOU साइन हो गया है, हॉर्मुज से जहाज गुजरने वाले हैं, तो ये स्थिति कब तक ठीक हो पाएगी ताकि लोग अपनी जिंदगी में फिर से वही डीजल पेट्रोल वाली कमी महसूस ना करें? बहुत सारे देश तो कर रहे हैं। क्योंकि मीनाक्षी देखिए, कागजों में MOU साइन होना विश्वास की निशानी नहीं है। और एक बात इस लड़ाई से और निकल कर आई है कि आपकी मिलिट्री विक्ट्री, स्ट्रेटजिक जीत बने जरूरी नहीं। कागजों में इन लोगों ने साइन किए हैं, जितने फोटो ऑप्स हुए हैं वो सब पूरी दुनिया ने देखा है। किस तरह से इसे ट्विटर में तो डील बाय ट्विटर समथिंग की ट्विटर पे सब चल रहा था, जिस तरह से तमाशेबाजी हो रही थी। क्या वो विश्वास उन नेताओं में है जिन्होंने डील साइन करी? एक दूसरे मुल्क के ऊपर वो विश्वास है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि डील साइन होने के तुरंत बाद ही डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट कुछ अलग था, JD वैंस उसे मेकअप कर रहे थे। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ कभी क्रेडिट देते हैं, कभी नहीं देते, जो भी चल रहा था। लेकिन बस हम तो यही प्रे करते हैं कि ये डील साइन होने के बाद जो उन्होंने पॉइंट्स लिखे हैं, जिसे दुनिया को बताया गया है, उन सब पे तीनों देश, तीसरे देश का मेरा मतलब यहाँ पे इजराइल है, अगर वो एग्री करते हैं तो ये सबके लिए फायदे की बात होगी, पूरी पूरी दुनिया के लिए, पूरी मानवता के लिए विन विन वाली बात होती है। और गलती से भी अगर ये नहीं होता ऐसा कुछ और फेल होता है, तो मुझे लगता है कि फिर से वही परिस्थितियां आने वाली। और इस बार एक चीज जो मुझे जो सबसे बड़ा जो डर लगता है कि इसराइल और लेबनान के बीच क्या होगा। क्या इसराइल पूरी तरह से अमेरिका की सुनेगा या नहीं सुनेगा? जो कि नेचर ऐसा है कि इसराइल के ऊपर अगर कोई खतरा नजर आता है तो वो इस डील की तो छोड़े, किसी भी चीज की परवाह नहीं करेगा अपनी रक्षा के लिए करने से, क्योंकि इसराइल की परिस्थितियां बिल्कुल अलग है इन किसी मुल्कों से। हिजबुल्लाह ब्लू लाइन का जो बॉर्डर है वो इसराइल के बिल्कुल एक सड़क के बराबर भी डिफरेंस नहीं है वहां पर। आप ये समझने की कोशिश करिए, कोई भी मुल्क इतना, ब्लू लाइन एक दुनिया का सबसे हॉस्टाइल इंटरनेशनल बॉर्डर है, जहां पर हिजबुल्लाह उनके बॉर्डर से महज 10 से 12 फीट की दूरी पे पेट्रोल करता है, वहां पे घूमते हैं, उनके लड़ाके फाइटर्स राइफल लिए, AK-47 लिए बैठे रहते हैं। मैं देखता हूँ ये ग्राउंड से कि कोई भी इसराइली अगर सोल्जर्स या किसान उनका फार्मिंग के लिए आता है तो वो उसे शूट कर सकते हैं। बहुत बड़ा खतरा होता है इसराइल को। इसराइल अपनी परिस्थितियों से अब इस समय जो उनके पास एक टैक्टिकल विक्ट्री, या यूं कहें कि जो उन्होंने कब्जा किया साउथ लेबनान के ऊपर, उसे वो छोड़ने वाले नहीं है। और उसे नहीं छोड़ेंगे तो हिजबुल्लाह अपने अस्तित्व और वजूद के लिए लड़ेगा। उस समय वो क्या इसराइल की, लेबनान की गवर्नमेंट की सुनेगा या नहीं सुनेगा? क्या वो लेबनान के अगेंस्ट, क्योंकि लेबनान की गवर्नमेंट के साथ इसराइल की कुछ अंडरस्टैंडिंग बनती नजर आई थी बीच में, जो समझौते की बात चल रही थी। ऐसी परिस्थिति में क्या ये डील आगे बढ़ पाएगी? इसराइल सुनेगा किसी की? हमास एक फैक्टर है, मार खाया हुआ है, कभी भी वो
इसराइल के खिलाफ मौके की तलाश में होगा कि वो बदला ले सके। हुती ऑलरेडी स्टेटमेंट आते हैं और गाहे बगाहे वो कहीं ना कहीं मिसाइल के हमले करते भी रहते हैं, उनके प्रोजेक्टाइल अक्सर इसराइल को टारगेट करते हैं। तो इसराइल का फैक्टर बहुत मायने रखेगा इस डील की उपलब्धियों में, इस डील को इम्प्लीमेंट होने में। स्टेट ऑफ होर्मुज एक फैक्टर जरूर है, लेकिन मुझे लगता है ईरान कहीं ना कहीं ये बात समझता है कि अब उसे लड़ाई आगे नहीं जारी रखनी, वो समझौता करेगा या ना समझौता करे तो कम से कम लास्ट अपनी में तरफ कही से है तो कि लड़ाई। ईरान ये समझता है कि वो लड़ाई आगे जारी नहीं रख पाएगा, लेकिन असलम रिजवी जी जिस तरीके से बयान आ रहे हैं बी गालिबाफ के या फिर और बयान आ रहे हैं, उसमें सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका हमें धमका रहा है तो हम भी पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं, हमारी नेवल तैयार है, हमारी आर्मी तैयार है। तो क्या असलम रिजवी जी ईरान एक बार फिर से युद्ध की आग में खुद को झोंकने के लिए तैयार है? जी मीनाक्षी जी, देखिए ईरान की मिसाल उस शख्स की है कि जो दूध का जला होता है तो छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। हम सब जानते हैं, हमारे पैनलिस्ट जो यहाँ बैठे हैं, कि इसके पहले 2 बार अमेरिका ने विश्वासघात किया है ईरान के साथ। दोनों मर्तबा टॉक चल रही थी और उसी मौके पर जो जून में हमला हुआ तो टॉक हो रही थी, बात हो रही थी, और उस मौके पे हमला किया गया ईरान के ऊपर। और इसके बाद फरवरी के लास्ट में जो हुआ तो बातचीत जारी थी, और उसी दौरान अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पे बहुत ही दर्दनाक और ख़तरनाक हमला किया। तो ईरान दूध का जला हुआ है, इसलिए जो है छाछ को भी फूंक फूंक कर पी रहा है। मैं आपकी खिदमत में और आपके दर्शकों की खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि ये जो बात चल रही है स्विट्ज़रलैंड में, ये इसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लग रहा है, लेकिन जैसा कि ईरान से खबर आ रही है कि ये मसला हल होगा। लेकिन जिस तरह से हम ये चाह रहे हैं कि आज बातचीत ख़त्म हो गई और फ़ौरन काम शुरू हो जाएगा, इसे आहिस्ता आहिस्ता 47 साल लगा है इस गड्ढे को तैयार करने में। जो खाई बनी है, ये जो दुश्मनी की खाई है, इसको पटने में टाइम लगेगा और कम से कम 6 महीना जाएगा। और उसके बाद ईरान के हालात और अमेरिका के हालात अगर वैसे जैसे हम सोच रहे हैं वैसे ना हो, लेकिन पहले से बेहतर हो जाएंगे, और एक अच्छा मिडिल ईस्ट जो है पूरी दुनिया देखेगी, एक अच्छा माहौल उस एरिया में देखेंगे, शांति आएगी। क्यों? इसलिए कि ईरान को इन लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया था, बहुत कम आंका था, लेकिन अब दुनिया जान गई है कि ईरान से पंगा लेना आसान नहीं है। अमेरिका और इजराइल ने पूरी शक्ति लगाई थी। आप ये सोचिए कि B-52 और B-2 और F-35 और F-15, F-14, F-16 सब लगा दिया था इन लोगों ने ईरान पर हमला करने के लिए, और ईरान पर पूरी ताकत लगाई, लेकिन ईरान बिल्कुल ईरान ने जिस तरीके से कड़ा मुकाबला रखा है, दुनिया भर को कम से कम ये संदेश भी दे दिया है कि अमेरिका अगर चाहे तो उसे जीतने नहीं भी दिया जा सकता है। लेकिन कर्नल संजीव सिरोही, एक सवाल और है, इन सब के बीच में $300 बिलियन की बात हुई। अब ये मार्को रूबियो अलग अलग देश में जाने वाले हैं, लोगों से बातचीत करने वाले हैं, तो अमेरिका ये खुद पैसे नहीं देने वाला है, मिडिल ईस्ट की कंट्री से ही दिलवाएगा? बिल्कुल मीनाक्षी जी, इसमें 2 राय नहीं है। जेडी वेंस ने और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अमेरिका का एक भी पैसा जो है ईरान को नहीं जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 2015 में जब ये ओबामा साहब ने डील करी थी अमेरिका और ईरान के बीच में, जब डील हुई थी, उस समय डोनाल्ड ट्रंप साहब जो बार बार ये कहते थे कि इट वाज सेल ऑफ, और अमेरिका ने बहुत सारा पैसा जो है ईरान को दिया इस डील को कामयाब करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जब बाराक ओबामा को बदनाम करने पे लगे हैं कि इतना पैसा दिया, तो वही गलती अब वो दोबारा करने के लिए तैयार होंगे। अब जहां तक सवाल आते हैं $300 बिलियन का, तो जो मार्क रूबियो जा रहे हैं यूएई में, कुवैत में और बहरीन में, उनका मकसद यही है कि जो रिकंस्ट्रक्शन और रीडेवलपमेंट जो प्लान है, जिसके लिए $300 बिलियन की जरूरत होगी, इन देशों को जाके जो है इनसे बात करें, इनको समझाएं, और ईरान के अंदर जो रिकंस्ट्रक्शन प्लान करना है, वहां पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, ये सब चीजें वहां के लोग दें, ताकि अमेरिका कोई पैसा ना खर्च करे अपना, और अमेरिकन कंपनीज भी वहां पे जाएं और इन्वेस्ट करें। भी कहा गया कि आप जाइए, इन्वेस्ट करिए, और सीधे सीधे ये कि अगर हम 300 बिलियन ऐसे नहीं देंगे तो ऐसे देंगे। कान ऐसे सीधे पकड़े या फिर घुमा के पकड़े, कान पकड़ ही रहा है अमेरिका। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकालने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।